बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। संघ और भाजपा के बीच समन्वय बैठक का तीसरा दिन। आज कई एजेंडों पर संघ और भाजपा के बीच चर्चा होगी। बैठक के दूसरे दिन संघ और भाजपा के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई थी। संघ ने चुनाव को लेकर बीजेपी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। संघ और भाजपा के बीच समन्वय बैठक का आज तीसरा दिन है। आज कई एजेंडों पर संघ और भाजपा के बीच चर्चा होगी। बैठक के दूसरे दिन संघ और भाजपा के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। संघ ने चुनाव को लेकर बीजेपी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो संघ और बीजेपी की समन्वय वाली बैठक का आज तीसरा दिन है। आज कई एजेंडों पर संघ और भाजपा के बीच चर्चा होगी। बैठक के दूसरे दिन संघ और भाजपा के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। संघ ने चुनाव को लेकर बीजेपी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संघ और भाजपा के बीच समन्वय बैठक का तीसरा दिन है। आज कई एजेंडों पर संघ और भाजपा के बीच चर्चा होगी। बैठक के दूसरे दिन संघ और भाजपा के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। संघ ने चुनाव को लेकर बीजेपी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक जारी है, आज तीसरा दिन है। आज किन विषयों को लेकर चर्चा होगी? है संघ और बीजेपी की ये 3 दिवसीय समन्वय बैठक, जिसका आज तीसरा दिन है। और इस समय मैं आरएसएस कार्यालय निराला नगर, सरस्वती कुंज के नाम से जाना जाता है, वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बीजेपी की जो बड़ी लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, उसके साथ संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों की एक बैठक है। बैठक में पहले दिन कई एजेंडों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा कि सरकार और संगठन और आरएसएस के बीच कौन समन्वय स्थापित करेगा। तो मुख्यमंत्री लेवल के जो मामले हैं, उसके समन्वय के रूप में आरएसएस और बीजेपी के बीच जो बातचीत होगी मुख्यमंत्री लेवल पर, उसकी जिम्मेदारी महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह संभालेंगे। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को मंत्रियों और संघ के बीच में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। और संगठन यानी बीजेपी संगठन और आरएसएस के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को दी गई है। कल लेकिन दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन जो एजेंडा तय हुआ है उसमें देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हो रही सेवा पखवाड़ा जो 15 दिनों का चलेगा, उससे किस तरह से जनता से जुड़ना है, इस पर आरएसएस ने बीजेपी के साथ चर्चा की है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में 11 सीटों पर आने वाले वर्ष में यानी जनवरी के महीने में विधान परिषद का चुनाव होना है, तो उसको लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। संघ के साथ कल ये बैठक हुई है। संघ ने सुझाव दिया है कि जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, जो संघ के पदाधिकारी हैं, उनसे आपस में मनमुटाव ना हो, समन्वय स्थापित रहे, बातचीत होती रहे। पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। आगे बीजेपी क्या क्या अभियान चलाएगी और संघ उसमें किस तरह से सहयोग कर सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, 11 सीटों के विधान परिषद के चुनाव, और इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ जाति समीकरण के हिसाब से बीजेपी फंसी हुई नजर आती है, यहाँ पर जाट और गुर्जर मतदाताओं को किस तरह से बीजेपी अपने पाले में लाए और हिंदुत्व का एजेंडा पश्चिम में एक बार फिर से सेट करे, इसको लेकर आरएसएस ने एक स्थिति है। देखिए, बीजेपी की स्थापना के पहले से ही आरएसएस की स्थापना है और आरएसएस ही जनक कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी में हमेशा ही बीजेपी के बड़े फैसलों में गॉडफादर की भूमिका में नजर आता है। और आज भी संघ और भाजपा की 3 दिवसीय बैठक का तीसरा दिन है। समन्वय बैठक के दौरान तमाम एजेंडों पर चर्चा होगी और बीजेपी की कमजोर होती जो साख है उत्तर प्रदेश में, जो 2024 में जिस तरह से बड़ा डैमेज हुआ है, उसके बाद भी अब बीजेपी को संघ की जरूरत महसूस हो रही है। और संघ बीजेपी मिलकर क्या एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस चलाएंगे पंचायत चुनाव और यूपी के विधानसभा चुनाव में, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन बीजेपी आरएसएस बीजेपी के लिए गॉडफादर की भूमिका में नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, तो ये 3 दिवसीय जो समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है, आज उसका तीसरा दिन और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस दौरान जो है चर्चा हुई है। आगामी चुनाव को देखते हुए एजेंडे को लेकर जो है चर्चा हुई है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी तैयारी। यूपी में बीजेपी का एसआईआर वाला दांव। अवैध घुसपैठियों पर बीजेपी की नजर है। बूथ स्तर तक लिस्ट का मिलान होगा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया। संगठन स्तर पर वोटर लिस्ट सुधार अभियान भाजपा चलाएगी। वोटर लिस्ट पर सपा भी नजर रखेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। यूपी में बीजेपी का एसआईआर वाला दांव देखने को मिल रहा है। अवैध घुसपैठियों पर बीजेपी की नजर है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की क्या कुछ तैयारी सामने आई है, आपसे समझेंगे। चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में वोटर जो सर्वे होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है कि चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। 1.5 करोड़ जो फर्जी मतदाता बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में इन पर विशेष निगाह है चुनाव आयोग की। और जिस तरह से पंचायत चुनाव के पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, तो ऐसे में ये पूरी संभावना है कि पंचायत चुनाव के पहले या यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले जो पंचायत चुनाव हो रहा है उससे पहले मतदाता सूची दुरुस्त हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति तैयार की। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जाएं और अपने मतदाताओं के नाम न कटने दें। तो वहीं अब बीजेपी ने भी एसआईआर कराने का निर्णय लिया है और बीजेपी ने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को यह साफ संदेश दिया है कि गांव-गांव आप लोग एक्टिव रहते हैं। कौन फर्जी मतदाता है, कौन आपके गाँव का निवासी नहीं है, कौन डबल वोटर है जिसका नाम दूसरे गाँव में है और आपके भी गाँव में है, ऐसे जो फर्जी मतदाता है या डबल वोटर है, जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो आके शहरों में महानगरों में बसे हैं और आपको ये लगते हैं कि ये संदिग्ध वोटर है, इनका कोई यहाँ पर जनाधार नहीं है, ना इनका कोई अस्तित्व है, तो ऐसे में इनको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए बीजेपी ने एसआईआर वाला दांव चला है। और माना जा रहा है कि इसको लेकर सियासत भी होगी, लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि चुनाव आयोग को ये पूरी रिपोर्ट दी जाए। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है कि एक एक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, ग्रास रूट लेवल की रिपोर्ट संगठन को दी जाए। किस बूथ पर किस विधानसभा क्षेत्र में कितने फर्जी मतदाता है, जिससे बीजेपी उस नामों को कटवा सके। चुनाव आयोग से अनुरोध करके चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं पर नजर बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी अपने मतदाताओं का नाम न कटे, इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। तो बीजेपी ने अब एसआईआर को अपनाया है और बीजेपी फर्जी मतदाताओं के नाम कटाने के लिए कागज पर तैयारी करेगी। बिहार के बाद यूपी में भी अब वोटर सर्वे पर सियासत होगी, लेकिन बीजेपी ने कमर कस ली है। जो फर्जी मतदाता है उन्हें सूची से बाहर कराना बीजेपी का पहला लक्ष्य है। बिल्कुल अभिषेक, तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। यहाँ पर आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति तय की जा रही है। अभिषेक बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। वंचित वर्ग के लोगों का विदेश में पढ़ाई करने का सपना होगा पूरा। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आवेदन किए जाएंगे। 500 विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों में मास्टर पीएचडी में सहयोग मिलेगा। 26 से 29 अक्टूबर तक आवेदन में संशोधन का अवसर है। 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पारिवारिक वार्षिक आय। तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, विदेश में पढ़ने का उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। वंचित वर्ग के लोगों का विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा होगा। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। 500 विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों में आवेदन किया जाएगा। 26 से 29 अक्टूबर तक आवेदन में संशोधन का अवसर है। वहीं 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पारिवारिक वार्षिक आय। तो वंचित वर्ग के लोगों का विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा होगा। राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 से 24 अक्टूबर तक जो है आवेदन किया जा सकेगा। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, वंचित वर्ग के लोगों का जो है विदेश में पढ़ने का सपना पूरा होगा, सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, वंचित वर्ग के लोगों के लिए पहले भी इस तरह की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी वो छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो वंचित वर्ग के लोग हैं, खासतौर पर अनुसूचित जनजाति ट्राइबल जो लोग हैं, उनको सरकार विदेश पढ़ने के लिए भेजती है, उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
समय सीमा डिसाइड की गई है कि इतने समय तक आपको आवेदन करना है और राज्य सरकार आपको राज्य विदेश यात्रा विदेश शिक्षा के लिए जो दिया जा रहा छात्रवृत्ति का एक पूरा एजेंडा सरकार ने तय किया है, उसको लेकर सरकार छात्रवृत्ति देगी। तो विदेश जाकर पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, वो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको सरकार प्रमोशन के लिए, उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और विदेश जाकर पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति देने का पहले भी ऐलान किया था, इस वर्ष भी ऐलान किया है और समय सीमा भी डिसाइड कर दी है। इस समय तक आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको राज्य विदेश छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, तो कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर है वंचित वर्ग के लोगों के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुनहरा अवसर सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जो कि विदेश में पढ़ाई करने का उन्हें अवसर मिलने जा रहा है। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी के 17 शहरों में खुलेगी अन्नपूर्णा रसोई। 22 रुपये 50 पैसे लोगों को मिलेगा सस्ता भोजन। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या में होगी ये व्यवस्था। तो यूपी के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई खुलेगी। 22 रुपये 50 पैसे में लोगों को सस्ता भोजन की सुविधा यहां मिलेगी। तो यूपी के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई खुलने जा रही है। 22 रुपये 50 पैसे में लोगों को सस्ता भोजन मिलेगा यहां। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या में इसकी व्यवस्था होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई खुलेगी। अगली बड़ी खबर, हमीरपुर से बंदी अनिल तिवारी की मौत पर बड़ा एक्शन। डिप्टी जेलर संगेश कुमार को निलंबित किया गया। जेल वार्डन अनिल कुमार यादव भी निलंबित हुए। शरीर पर गंभीर चोट के निशान नजर आए हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा किया। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंदी की मौत के बाद यहां बड़ा एक्शन लिया गया है। बंदी अनिल तिवारी की मौत पर बड़ा एक्शन हुआ है। डिप्टी जेलर संगेश कुमार को निलंबित किया गया है। जेल वार्डन अनिल कुमार यादव भी निलंबित हुए हैं। अगली बड़ी खबर, राजधानी भोपाल से इंदौर में हुई ट्रक दुर्घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। घटना की विस्तृत जानकारी के लिए अपर मुख्य सचिव को इंदौर जाने के निर्देश दिए गए हैं। रात 11 बजे से पहले भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। तो इंदौर में हुई ट्रक दुर्घटना के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना दुख व्यक्त किया है। घटना की विस्तृत जानकारी के लिए अपर मुख्य सचिव को इंदौर जाने के निर्देश दिए हैं। रात 11 बजे से पहले भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की जांच की जाए, ये निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। अगली बड़ी खबर, राजधानी भोपाल से आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। 17 सितंबर को धार जिले के भैसोला दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। आदि कर्म योगी अभियान में आदि सेवा महापर्व का शुभारंभ होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदि सेवा पर्व का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। 17 सितंबर को धार जिले के भैसोला दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। आदि कर्म योगी अभियान में आदि सेवा महापर्व का शुभारंभ होगा। तो आदि सेवा पर्व का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। 17 सितंबर को धार जिले के भैसोला दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। अलीराजपुर जिले का नाम हुआ अलीराजपुर। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की। तत्काल प्रभाव से लागू होगी अधिसूचना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर हुआ। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की।
बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर रखा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से, जहां अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर रखा गया। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की है। तत्काल प्रभाव से अधिसूचना लागू होगी। तो अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर हुआ है। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की है। तत्काल प्रभाव से अधिसूचना लागू होगी। तो अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर हुआ है। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर किया गया। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की है। तत्काल प्रभाव से अधिसूचना लागू होगी। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर किया गया। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की है। तत्काल प्रभाव से अधिसूचना लागू होगी। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीराजपुर जिले का नाम अलीराजपुर किया गया। राज्य शासन ने नाम परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की है। और इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर लगे गंभीर आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। राहुल टिकरिया ने थाने में शिकायत दर्ज कर कहा, आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। राजनीतिक साजिश कर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। राहुल टिकरिया ने थाने में शिकायत दर्ज कर कहा, आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। राजनीतिक साजिश कर छवि धूमिल करने का यहां आरोप लगाया जा रहा है। राहुल टिकरिया ने अपने बयान में ये बातें कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर गंभीर आरोप लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। राहुल टिकरिया ने थाने में शिकायत दर्ज कर कहा, आरोप झूठे और बेबुनियाद है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को विभाग का अल्टीमेटम, काम पर नहीं लौटने पर होगी बर्खास्तगी। 29 दिनों से आंदोलन पर है एनएचएम कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग ने ये पत्र जारी किया। 25 कर्मचारियों को पहले भी बर्खास्त किया जा चुका है। संघ ने कहा, आंदोलन को उग्र करने मजबूर कर रहा स्वास्थ्य विभाग।